भी को ध्यान होगा, जहां पर शेख हसीना की सरकार लगातार चौथी बार सरकार चल रही थी, बढ़िया से सब कुछ चल रहा था, लेकिन इनके किसी एक फैसले के विरोध में, जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात की थी, जिसमें कि इनके जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल लोग थे उनको कुछ कोटा के अंदर पर रिजर्वेशन देने की बात की थी, उससे एक चिंगारी भड़की। उसके बाद स्टूडेंट्स उनसे नाराज हुए और उन स्टूडेंट्स ने कुछ ही समय के भीतर भीतर इनकी संसद पर कब्जा कर लिया। कुछ इस तरह की तस्वीरें आप सबने देखी थी। तस्वीरें बहुत शर्मनाक भी थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को रातों रात यहां से छोड़कर निकलना पड़ा। यूथ यहां पर चेहरा बने और चेहरा बनकर के इन्होंने सरकार का एक ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत किया कि अब ये नया बांग्लादेश है और युवा यहां का फैसला लेगा। कई युवाओं ने अपने कार्यकारी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के शपथ ली। शपथ के बाद में हालांकि परिणाम दिखने लगे कि ग्रोथ रेट इनकी गिर गई, जो पहले शेख हसीना के टाइम पर बढ़िया चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो 9 लाख तक पहुंच गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारत के अंदर के समाचार पत्रों ने बांग्लादेश जाकर जब सर्वे किया तो प्राप्त हुआ कि विद्यार्थी जो हैं, जिन्होंने जेनजी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो इस प्रोटेस्ट से जो नई सरकार निकलकर आई है जेनजी की, उससे फिलहाल खुश नहीं है। वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अलग होगा, पुरानी सरकार से बेहतर होगा। बाद में पता चलता है कि ये सारे किए धरे के पीछे अमेरिका था और वो अमेरिका डोनाल्ड लू के साथ मिलकर के कुछ सेटिंग बिठा रहा था। यहां पर कुछ आइलैंड लेने की बात थी और ये आज का जेनजी वहां रियलाइज करता है कि पश्चिम की तरफ इंक्लाइंड हमने सरकार बना ली, जो कि वेस्टर्न आदेशों की पालना में काम कर रही है। वेस्टर्न आदेश ही धीरे धीरे अमेरिकी प्लॉट को समझाने में कामयाब हुए। खैर, जैसे बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बाद में यूथ के अंदर लगभग एक तरह का मोटिवेशन आया। लगभग वैसा ही मोटिवेशन हमारे पड़ोसी एक और देश नेपाल में भी देखा गया। नेपाल में आपने देखा कि सोशल मीडिया बैन से जो चिंगारी उत्पन्न हुई थी, वो चिंगारी धीरे धीरे सरकार और सरकार के अंदर जो नेपो किड्स हैं, यानी सरकार के जो सरकार में जो नेता हैं उनके जो बच्चे हैं, उनका जो सुख सुविधा है, उससे करप्शन की बू आई और उस करप्शन की बू पर विद्यार्थी हों या फिर नए युवा हों, वो खफा हुए और उन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। परिणाम क्या निकला? सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। जैन जी ने अपनी तरफ से नई सरकार का गठन किया। नई सरकार में नए प्रधानमंत्री बनकर आए। नए प्रधानमंत्री को यूथ ने अपनी तरफ से शपथ दिलवाई और इस बार जैन जी खुद सत्ता में शामिल ना होकर के कई सीनियर जो राजनेता हैं उनको सरकार में लेकर आए और कहा कि फिर से इलेक्शन करवाइएगा, तब तक आप लोग सरकार चलाते रहिए। खैर, नेपाल में जो हुआ वो आपने देखा, बांग्लादेश में जो हुआ वो आपने देखा। अब ऐसा ही एक और काम हुआ है फिलहाल मेडागास्कर के अंदर। मेडागास्कर अफ्रीकी आइलैंड है, लगभग 3.5 करोड़ की यहां पॉपुलेशन है। इंडियन ओशियन में कहिए तो सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री मेडागास्कर ही है। इस मेडागास्कर आइलैंड में हाल ही में जैन जी का प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट में बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें फिर दिखाई पड़ती हैं। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सेना को आदेश दे दिया जाता है, लेकिन सेना प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाती है और उनकी हिफाजत करने लगती है। तस्वीरें सामने निकल कर आती है। परिणाम स्वरूप मेडागास्कर के प्रेसिडेंट को भागकर फ्रांस में शरण लेनी पड़ती है। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हटते हैं। मेडागास्कर का जो जेनजी है वो एंड्री राजो एलिना को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है देश, और वो छोड़ करके दूसरे सेफ स्थान पर चले जाते हैं और यहां पर सत्ता पे छात्रों का नियंत्रण हो जाता है। वो सेना के ही एक कर्नल को राष्ट्राध्यक्ष बना देते हैं। सेना साथ मिलकर के यहां पर शासन में आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना प्रोटेस्टर्स के साथ है। सेना के बख्तरबंद वाहनों पर प्रोटेस्टर्स चल के जा रहे हैं और एक ऐसे ही कर्नल माइकल को ये अपने यहां का अभी फिलहाल के लिए राष्ट्रपति बना देते हैं। यानी कि कुछ ही दिनों के भीतर भीतर, मुश्किल से 7 से 10 दिन के भीतर प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट के बाद सत्ता परिवर्तित, और परिवर्तित होने के बाद नया राष्ट्रपति बनकर आ जाता है। अफ्रीका में आपने, एशिया में आपने सुना, अफ्रीका में आपने सुना, अब दक्षिण अमेरिका में चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू। वहां पर भी जैन जी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यहां पर पेरू के अंदर जो कांग्रेस लीडर जॉस जेरी हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में 10 अक्टूबर को शपथ ली। 7 दिन उनके प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के हुए। उनके शपथ में या फिर कहिए इलेक्शन में धांधली के खिलाफ फिर से यह तस्वीर दिखाई पड़ती है। यह तस्वीर जैनजियों के द्वारा फिलहाल अपने द्वारा एक साइन बोर्ड के रूप में यूज की जा रही है कि हाँ भाई, ये जैनजी का आंदोलन है। ये जो भूतिया सी तस्वीर आपको दिख रही है, इसका किसी कार्टून से कनेक्शन है, जापानी कार्टून से, जिसमें कि मतलब कहीं भी कुछ गलत होता है तो इस कार्टून के जो किरदार हैं या फिर इस तरह की तस्वीरों के साथ किरदार कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं, कुछ वैसा है। तो यहां पर जैन जी यहां पर भी एक्टिवेट होता है सरकार के खिलाफ। 7 दिन में सरकार को पलटाने का काम ले लेता है। जैन जी कार्यकर्ता यहां आते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं, जेरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देते हैं।
यहां पर युवाओं की मांग यही थी कि भैया सरकार कह रही है कि सभी के लिए, जितने भी पेरू के रहने वाले लोग हैं, उन्हें मैंडेटरी पेंशन लेनी होगी। और पेंशन का तरीका यह है कि पहले उन्हें यूथ रहते समय अपने पास से कुछ पैसा कुछ संस्थाओं को जमा कराना होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो कुछ अंश आपको अपनी सैलरी में से जमा कराना पड़ता है सरकार के किसी विभाग में, जहां पैसा जमा होता है, फिर वो बाद में सरकार की तरफ से मिले ब्याज से बढ़कर थोड़ा ज्यादा दिखता है और आपकी नौकरी पूरी होने के बाद वो पेंशन में मिलकर चला आता है। इस तरह से यहां की सरकार ने हर व्यक्ति को मैंडेटरी कर दिया है, फिर चाहे वो नौकरी में हो या बेरोजगार हो, कि सबको सरकार के द्वारा नामित कुछ कंपनियों को पैसा देना होगा ताकि सरकार आपके रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन दे सके। बोले सर, जब नौकरी ही नहीं है तो रिटायर कहां से होंगे? सरकार ने ये जो जबरन रिटायरमेंट के नाम पर पैसा कलेक्ट करना शुरू किया है, इसे जैन जी ने उगाही माना। बोले ये कुछ भी नहीं है, सरकार की जबरन उगाही का तरीका है, इतना भ्रष्टाचार है, पैसा उगाकर कंपनियां भाग जाएंगी। इस बात से लोगों को जबरन वसूली का डर लगता है। युवाओं ने कहा पहले नौकरी तो तब जाके पेंशन की बात करना। पेंशन प्रदाता संस्थाएं जितनी भी आपने बना दी है वहां पारदर्शिता की बेहद कमी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके कुछ इस तरह के हुक्म आए। परिणाम स्वरूप पेरू को अपनी तरफ से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। ये आज की खबर आप लोग यहां पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर के आपने अभी अभी में 4 देशों का जिक्र सुन लिया। आपने नेपाल सुन लिया, आपने मेडागास्कर, बांग्लादेश और पेरू के बारे में जिक्र सुन लिया। ये जेनजी प्रोटेस्ट जहां सत्ता बदल दिया वहां तो 4 देश हैं, लेकिन ऐसे ही प्रोटेस्ट दुनिया भर में और भी जगह चल रहे हैं, जिनमें से केन्या को देख सकते हैं, फिलीपींस को देख सकते हैं, टाइमोर लेस्टे को देख सकते हैं, इंडोनेशिया को देख सकते हैं। यहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन्हीं प्रोटेस्ट में कुछ कॉमन फीचर हैं। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें इग्नाइट होती हैं, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू होती हैं। युवाओं का जो प्रतीक बना हुआ है यहां पर, ये जो वन पीस कैरेक्टर, इसका नाम असल में लूफी है। ये लूफी एक खोपड़ी वाली टोपी का निशान है जो कि लूफी की पहचान है। एक छात्र नेता लियोनार्डो मुन्योस के अनुसार जहां जहां भ्रष्ट और तानाशाही शासक हैं वहां पर जनता को यह आजाद कराता है। ये एक जापान की मशहूर कॉमिक्स है और एनिमे सीरीज है, वहां से इसे लिया गया है। वन पीस नाम की एक एनिमे सीरीज है, वहां से इसे लिया गया है। और ये लूफी का किरदार जो इन दिनों मतलब इसका प्रतीक बना हुआ है, जेनजी का प्रतीक बना हुआ है। फिलहाल जेनजी प्रोटेस्टर्स की एक ग्लोबल वेव चल रही है जिसके अंतर्गत लोग अपनी तरफ से जब जब सरकार से खिलाफत करना चाहते हैं इस तरह से एकत्रित होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू किसी मुद्दे को उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के जरूरी कामों को रोकते हैं, सरकार को मजबूरन पद छोड़कर निकलना पड़ता है। ऐसा ही एक बार वर्ष 2010 में हुआ था अरब स्प्रिंग के नाम से। अरब स्प्रिंग, अरब भाषा बोलने वाले जो अरेबिक देश हैं, जिनमें कुछ देश अरब के अफ्रीका के भी हैं और कुछ देश मिडिल ईस्ट के भी हैं, यहां पर अरबी भाषा बोलने वाले देशों में ट्यूनीशिया नामक देश से एक आंदोलन शुरू होता है। ट्यूनीशिया नामक देश के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है और उस आंदोलन में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए लोगों ने इस तरह से सरकारों को ही पलटना शुरू कर दिया था। अरब स्प्रिंग के बाद में ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और यमन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया था, लेकिन मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान, साउथ सूडान, जॉर्डन, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, ओमान, बहरेन, कुवैत, यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इन प्रदर्शनों में लगभग एक जैसी समानता थी। समानता केवल इतनी कि यहां पर लोग सरकार से त्रस्त थे और उन्हें लोकतंत्र के समर्थन में हटाना चाहते थे। मिडिल ईस्ट के तो बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जो राजशाही से चलते हैं, फिर चाहे सऊदी हो, ओमान हो, बहरेन हो, कुवैत हो या फिर यूएई हो, ये सभी वो देश हैं जहां पर राजशाही चलती है और राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र की मांग को लेकर के जनता सड़कों पर थी। परिणाम यह निकला कि मिस्र, यमन, सीरिया और ट्यूनीशिया के अंदर सरकार बदल गई। लहर की शुरुआत एक मोहम्मद बोईजीजी नामक ट्यूनीशियाई स्ट्रीट वेंडर की वजह से हुई, जिसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। उसके परिणाम स्वरूप एक चिंगारी पनपी और लोगों के अंदर मोटिवेशन आया। हजारों की संख्या में लोग देशों के अंदर सड़कों पर आना शुरू हुए। सरकार को अपने खिलाफ होते हुए इस प्रोटेस्ट को संभालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं सूझा। परिणाम स्वरूप सरकारें बदलना शुरू हुई। ट्यूनीशिया में बदली, मिस्र में बदली, बहरेन में बदली, सीरिया में बदली, तमाम जगहों पर सरकारों में परिवर्तन देखने को मिला। अरब स्प्रिंग का परिणाम यह निकला कि बहुत सारी जगह पर अराजकता की स्थिति बनी, बहुत सी जगह पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। बड़ी संख्या में जो लोग परेशान थे वो शरणार्थी बनकर एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर वर्ग संघर्ष और धार्मिक कट्टरता बढ़ना शुरू हुई। परिणाम स्वरूप अरब स्प्रिंग पर काफी ज्यादा रिसर्च हुई और कहा गया कि ये एक माहौल के थ्रू जो सत्ता बदली, इसके खिलाफ में जो पुराने लोग थे सत्ताधारी, उन्होंने इनका मिसयूज खूब किया। हमने इसके बारे में हालांकि डिटेल में अपने वेबसाइट अंकित इंस्पायर इंडिया पर पहले भी कंटेंट शेयर किया हुआ है। अब सवाल यह है कि ये करने वाले जो जेनजीज हैं ये आते कहां से हैं? असल मायने में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में तकनीकी को आते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 सेकंड का अपना
एक तरह से कहिए तो अटेंशन स्पैन रखा हुआ है, बहुत कम समय तक ये चीजें देख पाते हैं। ये रील देखने वाले युवा हैं। कहा जाए तो 1997 से 2012 के बीच में जो युवा पैदा हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इतनी देर से तो हम आपको सुन रहे हैं, अटेंशन स्पैन कम कहां है। अटेंशन स्पैन का मतलब है आप फोकस्ड होकर के इस पूरे सेशन में कितनी देर रहे। आप सब जेनजी नहीं हो सकते और सबके अंदर एक जैसा थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक एवरेज आउट करने का तरीका है। माना जाता है कि जो 97 से पहले के लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट को बहुत बाद में फील किया, उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा ज्यादा है। 12 सेकंड तक वो किसी बात को लगातार सुन पाते हैं। इन जेनजीज के पास 99% के पास मोबाइल फोन होता है। सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव होते हैं, एआई का इस्तेमाल जानते हैं। मतलब ये एक तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं। और इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोगों के अंदर वित्तीय एंजाइटी है, मतलब फाइनेंसिस को लेकर के एक अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि इनके पास नौकरियां नहीं है, महंगाई को देख रहे हैं, कर्जे को देख रहे हैं। और इनको ये अच्छे से समझ में आता है कि अच्छी हेल्थ होना अच्छी बात है, साथ ही साथ में परिवार, पैसा और पार्टनर के रिश्ते को ये सफलता मानते हैं। तो कुल मिलाकर जो जेनजी यूथ है ना, वो अपने तरीके से समाज को देखता है। कुछ अच्छे ट्रेंड्स, जैसे नेपाल के अंदर नेपो ट्रेड चला था, नेपो किड्स चला था, फ्री यूथ करके थाईलैंड में इन लोगों ने चलाया, सेव म्यांमार करके म्यांमार में चलाया। कुल मिलाकर के जेनजीज अपने तरीके से परेशानियों को देखते हैं, सोशल मीडिया को अपनी तरफ से बात समझाने का तरीका बनाते हैं, समस्याओं के समाधान में ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं, बोरिंग काम नहीं करना चाहते। और तो और जेनजीज हर बात को किसी सवाल की तरह लेते हैं और कुल मिलाकर के बातों में बदलाव को पसंद करते हैं कि अगर चेंज होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। जब इस तरह की बात आती है तो आप ऐसी बहुत सी चीजें भारत में भी होती हुई देखते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हाल ही के समय पर हुए छात्र प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, जब छात्रों ने सरकार के सामने कुछ ट्रेंड्स चलाए, सरकार के अंदर हुए भ्रष्टाचार पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बहुत से राज्यों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, यूथ बड़ी संख्या में परेशान है। ऐसे में क्या वो सभी मिलकर के एक साथ सिस्टम के खिलाफ एकत्रित होकर के कुछ ऐसा स्टेप उठा सकते हैं? बड़ा सवाल है। ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि सत्ता के खिलाफ अपोजिशन जब भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें इस जेनजी शब्द को डाल रहा है। जैसे राहुल गांधी जी की एक पोस्ट देखिए जिसमें वो कहते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो कुल मिलाकर जब अपोजिशन का सपोर्ट है तो ऐसे में यूथ कभी सड़कों पर अगर आता है तो उन्हें एक पॉलिटिकल पैट्रनेज भी मिलेगा कि हाँ चलिए साहब, हमारे साथ में विपक्ष खड़ा है तो हमारी बात को मजबूती मिलेगी। और साथ ही साथ में हो सकता है कि सरकार के खिलाफ इनके अनुभव जो हैं वो हमारे लिए काम के हों। कुल मिलाकर के सत्ता परिवर्तन में जेनजीज को इन दिनों एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यूथ को एकत्रित करने के लिए एक क्लब के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, अब सवाल इसी तरह से जब भारत के अंदर लद्दाख में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे तो जेनजी शब्द का इस्तेमाल हुआ था कि वहां पर लद्दाख में ऐसा हो रहा है। भारत का विशेष रूप से जो उत्तर भारत वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा जेनजी पॉपुलेशन रखता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा जेनजीज हैं। ऐसे में देश के अंदर जो परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों को जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पॉलिटिकली हम बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो रहे हैं, सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको ड्रेन कर रहा है, कहीं इनसे प्रभावित होकर के क्या हमारे देश में जैन जी इस तरह के कदम उठा सकता है? ये एक बड़ा सवाल बनता है। खैर, फिलहाल के लिए तो हम यही मानते हैं कि देश के अंदर डिजिटली जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो आने वाले समय में देश के अंदर पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, कल्चरल वैल्यूज को इवॉल्व करेगा और सोशल कॉन्शियसनेस की तरफ वो बढ़ेगा। ऐसे में देश के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है जैन जी, तो देश के लिए एक अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक तरह का विकल्प भी है जैन जी। अगर हमारा यूथ सही दिशा में रह करके काम किया तो हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप्स को खड़ा करे, हो सकता है कि वो सत्ता में अपनी सक्रिय भागीदारी दे। सरकार के अंदर अनरेस्ट पैदा करने से बेहतर है सरकार के साथ मिलकर के या फिर सरकार के ऑल्टरनेट में किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करके वो इस तरह के काम करे ताकि देश में अशांति ना हो, अशांति या अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो और वो सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदार बने और देश के अंदर देश निर्माण में पार्टिसिपेट करे। खैर, जो भी होगा वो सब देखने योग्य होगा, लेकिन हाँ, चूंकि ये चर्चा का विषय था तो हमने अपने रेफरेंस में इसको समझने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए मानना यह है कि जैन जी की इस वजह से 2 ट्रिलियन तक स्पेंडिंग बढ़ जाएगी देश की 2035 तक, यानी खर्च जो है ना वो जैन जी बहुत ज्यादा करेगा। 70% जैन जी जो है वो एआई और एआर ड्रिवन हो रहा है एवरीडे लाइफ में। लगातार 78% जो जैन जी प्रोफेशन है इंडिया के अंदर वो एआई के अंदर तलाश रहा है। तो ऐसे में भारत का जो युवा है वो केवल प्रोटेस्ट की राजनीति नहीं अपितु राजनीति के अंदर एआई ला सकता है, राजनीति के अंदर नवाचार ला सकता है, ऐसी अपेक्षाएं की जाती हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं
अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दिवाली ऑफर्स हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उनका लाभ अवश्य लीजिएगा। धनतेरस पर जरूर कुछ ऐसा परचेज कीजिए जिससे धन भविष्य में और अच्छे से आए। धन्यवाद।